संचार। तीसरा दिन है हो गया इसको पढ़ते हुए और समाप्त हो ही रहा है। संप्रेषण या संचार तो निकालिए संप्रेषण या संचार के सिद्धांत आगे लिखे लास्ट में है ना, तो कुछ इसके सिद्धांत है वो लिख लीजिए। संप्रेषण या संचार के सिद्धांत क्या लिख लीजिए? प्रभावशाली संप्रेषण के सिद्धांत, प्रभावशाली संप्रेषण के सिद्धांत, प्रभावशाली संप्रेषण के सिद्धांत या संप्रेषण के सिद्धांत। प्रभावशाली संप्रेषण कब हो सकता है? क्या क्या चीजें होनी चाहिए उसमें? स्पष्ट होना चाहिए, स्पष्ट, निश्चित होना चाहिए, निश्चित, कठोर होना चाहिए, लचीला। तो लिखिए इसके अंदर सबसे पहले नंबर 1 स्पष्टता, क्लियरनेस, क्लियरिटी होनी चाहिए। कोई भी मैसेज देते हैं हम कैसा हो, स्पष्ट हो। दूसरे नंबर पर लिखिए पर्याप्त, क्या होना चाहिए? पर्याप्त। तीसरा लिखिए हाँ जी नंबर 1 स्पष्टता, क्लियरिटी। दूसरी बात क्या है? आधा अधूरा नहीं होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? पर्याप्त। तीसरा लिखिए इसमें संक्षिप्त, लंबी चौड़ी बातें नहीं होनी चाहिए, मैसेज कैसा होना चाहिए, कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए? संक्षिप्तता। उसके बाद अगला लिखिए परिशुद्धता, मैसेज कैसा होना चाहिए? परिशुद्धता यानी करेक्टनेस। परिशुद्धता को क्या कहते हैं? करेक्टनेस होना चाहिए। उसके बाद लिखिए फीडबैक, फीडबैक को क्या कहते हैं? प्रश्न पोषण या प्रतिपुष्टि, प्रतिपुष्टि को हम क्या कहते हैं? प्रश्न पोषण भी कहते हैं। अगला लिखिए इसके बाद अवरोधों रहित, यानी किसी प्रकार की कोई बैरियर नहीं हो, अवरोधों रहित या अवरोध रहित। कई बार ऑप्शन में अलग अलग तरीके से लिखा है इनको। अगला लिखिए इसके बाद अंतःक्रियात्मक, इंटरैक्टिव, अंतःक्रियात्मक। और लिखिए इसके बाद उचित सामग्री का सिद्धांत, यानी उसी सामग्री का प्रयोग किया जाए जिसकी जरूरत हो संप्रेषण में। फिर लिखिए तत्परता और अभिप्रेरणा, तत्परता और अभिप्रेरणा का सिद्धांत। मूर्त को क्या कहते हैं? और फिर तो मूर्त और लिखिए क्योंकि संप्रेषण में चीजें कैसी होनी चाहिए? अमूर्त की जगह मूर्त होनी चाहिए। अमूर्त, मूर्त नहीं, मूर्त। अब देखिए मतलब पहुंचते हैं हमने इसके अंदर संप्रेषण के कुछ बैरियर्स है, बाधाएं हैं। संप्रेषण में क्या है? बाधाएं। कई बार सवाल पूछा गया है। दो विद्वानों द्वारा देखिए संप्रेषण की बाधाएं बताई गई हैं, तो पहले निकाल लीजिए संप्रेषण की बाधाएं। बाधाओं को क्या कहते हैं? बैरियर्स। जैसे मैं यहां से बोल रहा हूं, पीछे आवाज नहीं पहुंच पाई, हो सकता है माइक में क्या हो, मिस्टेक हो। या देखिए आप लोगों द्वारा कुछ बोला जाता है, मेरे आवाज नहीं आती, बीच में रास्ते में बहुत सारा शोर होता है, वो बाधाएं। या मेरी भाषा समझ में नहीं आ रही है, तो भाषा संबंधी बाधाएं भी हो सकती हैं। तो लिखिए संप्रेषण की बाधाएं या संप्रेषण में बाधाएं, बैरियर्स। संप्रेषण में बाधाएं। बाधाओं का जो वर्गीकरण देखिए दो मिलते हैं हमें देखने को, दो प्रकार के वर्गीकरण हैं। एक वर्गीकरण तो देखिए किया गया सिलस के द्वारा, सिलस के अनुसार। दूसरा देखिए वर्गीकरण तो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट यही है, कीथ डेविस, डेविस के अनुसार। दो प्रकार के इसमें वर्गीकरण है, सिलस का, दूसरा कीथ डेविस का। सिलस ने दो तरह की बाधाएं मानी है। कितनी तरह की बाधाएं बताई उन्होंने? दो तरह की बाधाएं बताई। एक तो देखिए सेंडर की ओर से, एक रिसीवर की ओर से। इन दोनों के अंदर उन्होंने बाधाएं मानी। सेंडर को क्या कहते हैं हम? प्रेषक, प्रेषक। रिसीवर कौन है? प्रापक से संबंधित बाधाएं। कैसी बाधाएं हो सकती हैं इनकी भी? इस व्यक्ति की यदि आवाज साफ नहीं है तो उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, यानी भाषा भी हो सकती है। उसके अलावा देखिए और भी देखिए भौतिक रूप से भी बाधाएं हो सकती हैं, जैसे मशीन क्या है? भौतिक वस्तु है। बाह्य वातावरण से संबंधित भी कोई चीजें हो सकती है, शोर वगैरह। तो दूसरा इन्होंने यहां माना है बाह्य वातावरण या बाह्य कारक से संबंधित। और इसमें देखिए बाह्य रूप से क्या है हमारा? बाह्य भौतिक, भौतिक कारक सबसे महत्वपूर्ण होता है, भौतिक वातावरण इसके लिए महत्वपूर्ण होता है। यहाँ देखिए जो सेंडर और जो रिसीवर है उनके अनुसार देखिए प्रभावित होती है ये चीजें, उनकी भाषा शैली, क्लियरनेस है या नहीं है, या जो आप लिखने में ऐसे लेटर लिख रहे हो उसमें पता नहीं लग लिखा क्या है, पढ़ने में नहीं आ रहा है, या जो आप बोल रहे हो समझ में नहीं आ रहा है। ऐसी बातें हो सकती हैं। कितने प्रकार की बातें बताई? दो प्रकार की, प्रेषक और प्रापक से संबंधित। और उसके अलावा बाह्य वातावरण जैसे क्या लिखा है इसमें? भौतिक। यहाँ क्या लिखा है? जैसे भाषा, यहाँ क्या लिख सकते हैं हम? भाषा संबंधित। ये एग्जांपल है हमारे पास, भाषा संबंधित और यहाँ भौतिक कारकों से रिलेटेड बातें। या शारीरिक भी हो सकता है। कई बार बातें कैसी हो सकती हैं? शारीरिक बाह्य में आएगा या इसमें प्रेषक और प्रापक? इसमें अपनी एक एग्जांपल और लिख देते हैं शारीरिक। लेकिन पेपर में ये नहीं आता, वर्गीकरण किया जाता है। कीथ डेविस ने चार प्रकार की समस्याएं बताई हैं, बाधाएं बताई हैं, बैरियर्स। चार कौन कौन सी हैं उनको हम यहाँ पर देखेंगे, एक एक एग्जांपल भी लिखेंगे। तो पहला वर्गीकरण है सिलस का, दूसरा किसका है? कीथ डेविस। पहले इसको उतार लीजिए, उतार लिया। देखिए इनके अनुसार जो बाधाएं हैं कितनी हैं? चार। एक आती है भाषागत बाधाएं, लैंग्वेज से संबंधित भाषागत बाधा। भाषागत क्या चीज होगी इसमें? बाधाएं उच्चारण सही नहीं होना, जैसे जैसे उदाहरण लिखें उच्चारण सही नहीं। और क्या होगा? हकलाना तुतलाना, तो समझ में नहीं आता कि बोल क्या रहा है। देखिए क्या है? भाषागत। ये तो शारीरिक हो गया, हकलाना तुतलाना भाषागत थोड़ी है। कैसा हो जाएगा? शारीरिक रूप से होगा ये बाधाएं। तो यहाँ और कौन सी हो सकती है भाषागत? बार बार देखिए शब्दों का प्रयोग करना, एक शब्द को बार बार बोलने से भी क्या हो जाती है? प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। इनमें से बार बार कई बार देखिए एक शब्द बोलते उसके साथ लगा के और बोल देते हैं, बोले जैसे चाय चुई है, बोलते नहीं चाय भाई है, खाना वाना, ऐसे जो शब्द होते हैं हमारे कौन से भाषागत होते हैं। तो उच्चारण सही नहीं है, स्पष्ट। कई बार क्या है? भाषा कैसी होती है? स्पष्टता। उच्चारण हो गया स्पष्टता, और देखिए गलत उच्चारण करना यानी सही उच्चारण नहीं करना। दूसरा देखिए इसमें लिखा है भाषा की बाधा का भौतिक, भौतिक बाधाएं क्या बाधा? फिजिकल बैरियर्स। यहाँ देखिए भौतिक वातावरण से संबंधित बातें, जैसे रेडियो बजा रहा, पढ़ा रहे हैं, बीच वाले आवाज नहीं आ रहा, हमारे ध्यान तो कहाँ है? उस गाने पे है। आप देखिए पेपर दे रहे हो, और जिस दिन आप पेपर दे रहे हो, जिस स्कूल में बैठे हो, और सामने से देखिए वहां पर किसी का कोई फंक्शन है, जैसे रिटायरमेंट की पार्टी है, अब वो तो बीच बजा के जाएंगे, जाएंगे या नहीं जाएंगे? और आपको उससे क्या होगा? प्रॉब्लम होगी। हो सकता है वो बाह्य वातावरण आपको पेपर खराब करवा दे। कई बार ध्यान भी चला जाता है, क्योंकि गाने ऐसे उठपटांग होते हैं कि ध्यान जाएगा नहीं। तो कैसे? जैसे शोर, कैसी बात है? भौतिक बाधाएं हैं। और भी देखिए इन्होंने जो बताई है कीथ डेविस ने, भौतिक बाधाओं में अदृष्टता, दिखाई नहीं देना। जैसे बोर्ड पे लिखा होगा स्कूल में बैठे दिखाई नहीं देना, वो कैसी होगी? यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं? अस्पष्टता या अदृष्टता, चीजें दिखाई नहीं दे। शोर, अदृष्टता। एक और लिखिए इसके अंदर व्यक्ति का स्वास्थ्य, क्योंकि ये भी फिजिकल रूप में होता है हमारा शरीर, स्वास्थ्य, बीमार वगैरह हो जाए जैसे, उसका स्वास्थ्य सही नहीं हो। फिर उसके बाद एक और देखिए हमने इसके अंदर मनोवैज्ञानिक बाधा, ये पूछा गया था एग्जाम में सवाल। मनोवैज्ञानिक बाधाएं, मनोवैज्ञानिक बाधाएं कैसी होगी? मनोवैज्ञानिक बाधाएं देखिए किसी काम में रुचि नहीं होना, चाहे आप कितना ही पढ़ा लो, उसको कुछ समझ में नहीं आना, ये कैसी बाधा होगी? मनोवैज्ञानिक। ये होता है पूर्वाग्रह, कि कई व्यक्ति देखिए पूर्वाग्रह से ग्रसित होते हैं, इन सबको कुछ नहीं आता है, नहीं जानता हूं, वो नहीं पढ़ने वाला। कम्युनिकेशन में क्या हो गया? या देखिए अरुचि होना या अशांत होना व्यक्ति का, क्या होना? अशांत होना, वो पढ़ नहीं सकता, दूसरों को नहीं पढ़ने देता, अशांत होता है। क्योंकि वो कम्युनिकेशन में क्या उत्पन्न करता है? या देखिए अपूर्ण जिज्ञासा, जब अगर व्यक्ति की
जिज्ञासाएं कैसी होती है? अपूर्ण होती है। वो भी किसमें आती है? इसमें आती है। कुछ एग्जांपल रुचि, पूर्वाग्रह और उसके बाद अशांति, अपूर्ण जिज्ञासाएं, मनोवृत्तियां, नजरिया किसी चीज के प्रति, मनोवृत्ति यानी व्यक्ति का नजरिया कैसा है किसी चीज को देखने का। अगर उसके अनुसार है तो समझ में आएगी, अगर अनुसार नहीं है तो कभी भी नहीं पढ़ सकता। कई लोग कहते हैं पढ़ाई को क्या पढ़ाओगे, मुझे आता है सारी चीज। बच्चे की क्लास से उनके बातें जाती है तो मुझे आता है। वैसे देखिए सारी कौन सी बातें हैं? मनोवैज्ञानिक बातें हैं। और फिर एक आता है कौन सी बातें? भौतिक बातें, जो भौतिक रूप से हो। फिर उसके बाद कौन सा है? भाषा है, जो भाषा से संबंधित हो। चौथी बात और बताइए, चार बातें बताइए इन्होंने। एक तो कौन सी थी? भाषागत, भौतिक, मनोवैज्ञानिक, और चौथे नंबर पर लिखिए व्यक्तिगत और सामाजिक। व्यक्तिगत, पर्सनल और सोशल। व्यक्तिगत व सामाजिक बातें। अब देखिए किसी व्यक्ति विशेष से सामाजिक का मतलब समूह विशेष को समस्या हो, जैसे समाज की कुरीतियां, दहेज प्रथा, बाल विवाह, ये भी कम्युनिकेशन में क्या करती है? बैरियर्स पैदा करती है। तो इसमें उदाहरण सामाजिक कुरीतियां या सामाजिक व्यवस्थाएं, सामाजिक कुरीतियां या व्यवस्थाएं। मोस्ट लिख लेना इसको भी। ठीक है, इसकी बातें कितनी है? चार। चार तरह के बैरियर बताए उन्होंने। व्यवस्थाएं टॉपिक क्या था अपना उसमें? कम्युनिकेशन स्किल। हिंदी में नाम क्या था? संप्रेषण कौशल। अभी तक मैं पढ़ा रहा था देखिए 2 दिन से केवल संप्रेषण। और टॉपिक क्या है? तो अपने मूल टॉपिक पर आते हैं अब इसके बाद। अभी तक तो हमने आज समझा था संप्रेषण कौशल। टॉपिक तो ये है अपना कम्युनिकेशन स्किल्स। अब देखिए संप्रेषण का अर्थ तो समझ लिया, कौशल का क्या होता है? अब ऐसे कहते हैं ना स्किल्स, ये तो अंग्रेजी में नाम है। किसी भी कार्य में विशिष्टता हासिल करना या कार्य करने की दक्षता। कार्य करने की दक्षता क्या कहलाती है? कौशल यानी स्किल। तो सबसे पहले कौशल शब्द का अर्थ पहले निकालो। संप्रेषण कौशल, मूल टॉपिक ये है संप्रेषण कौशल। और फिर देखिए उसके बाद लिखिए कौशल शब्द का अर्थ। कौशल शब्द का अर्थ कुशलतापूर्वक कार्य करने की योग्यता। कुशलतापूर्वक कार्य करने की योग्यता। कुशलतापूर्वक कार्य करने की योग्यता। और अब देखिए दोनों का हमने समझ लिया। इसका क्या बताया मैंने? याद हो तो आपको? आदान प्रदान था। और यहाँ कार्य करने की योग्यता। अब दोनों को जोड़कर क्या होगा? कुशलतापूर्वक सूचनाओं का आदान प्रदान करना। और हमारे यहाँ सूचनाओं का आदान प्रदान कुशलतापूर्वक किसमें होता है? कक्षा कक्ष। कक्षा कक्ष में किसको लेकर होगा? शिक्षक को लेकर होगा। और शिक्षण की कितनी अवस्थाएं होती है? 3। कौन कौन सी होती है? शिक्षण से पूर्व की अवस्था, शिक्षण कराने की अवस्था और शिक्षण पश्चात की अवस्था। इनमें देखिए कौशलों का प्रयोग किया जाना चाहिए कुशलतापूर्वक, तो हमारा शिक्षण प्रभावी होगा, नहीं तो हमारा शिक्षण प्रभावी नहीं होगा। इसीलिए इस टॉपिक को पढ़ाया गया कि एक शिक्षक अपने अंदर ऐसी स्किल डेवलप करे कि बच्चों को ये तीनों अवस्थाओं का ज्ञान करा सके। शिक्षण की तीनों अवस्था, अच्छा वक्ता हो, अच्छे से विषय वस्तु प्रस्तुत करने वाला हो, शिक्षण सामग्रियों को अच्छे से समझाने वाला हो, और लास्ट में अच्छे से क्या करने वाला हो? मूल्यांकन करने वाला भी हो। तो देखो अब संप्रेषण कौशल का अर्थ दोनों को जोड़ के लिख लेते हैं। संप्रेषण कौशल का अर्थ, कम्युनिकेशन स्किल का अर्थ। अब देखो सूचनाओं के आदान प्रदान करने, सूचनाओं के आदान प्रदान करने की, आदान प्रदान करने की प्रक्रिया को कुशलतापूर्वक, आदान प्रदान करने की प्रक्रिया को कुशलतापूर्वक संपन्न करने की योग्यता, कुशलतापूर्वक संपन्न करने की योग्यता संप्रेषण कौशल कहलाता है। संप्रेषण कौशल कहलाता है। ये तो हो गया इसका अर्थ। अब देखो आवश्यकता एवं महत्व। भाई हमारे शिक्षण में इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी इस कौशल की? क्या लिखेंगे हम? आवश्यकता एवं महत्व। क्यों जरूरत पड़ी हमें इसकी? क्योंकि हमारे मनोवैज्ञानिकों ने ये चीज महसूस की कि हमारा जो शिक्षक होता है उसके अंदर इस कौशल का अभाव पाया जाता है। माइक्रो टीचिंग में ये कौशल सिखाते हैं, जैसे प्रस्तावना करना, उसके बाद प्रस्तुतिकरण करना, पुनर्बलन, प्रश्न पोषण सिखाया जाता है नहीं माइक्रो टीचिंग में। इन्हीं कौशलों का अभाव पाया जाता है कक्षा में, इसलिए कम्युनिकेशन सही से नहीं हो पाता है। जब तक ये कौशल डेवलप नहीं होंगे तब तक एक प्रभावी शिक्षण नहीं हो सकता। इसलिए इनकी आवश्यकता और महत्व को हम पढ़ते हैं। देखो संप्रेषण कौशल की आवश्यकता एवं महत्व पॉइंट नंबर 1। भाषा कौशल के लिए या भाषा कौशल के उपयोग के लिए, भाषा कौशल के उपयोग के लिए संप्रेषण करने के लिए सबसे पहले जरूरी होती है भाषा, चाहे वो शाब्दिक हो या अशाब्दिक हो। भाषा बहुत जरूरी है कम्युनिकेशन के लिए। इसलिए सबसे पहले हम किसके लिए लिख रहे हैं? भाषा कौशल के उपयोग के लिए किसकी आवश्यकता पड़ी? संप्रेषण कौशल। दूसरा लिखिए हमने इसमें प्रस्तुतिकरण करने के लिए, प्रस्तुतिकरण करने के लिए, प्रेजेंटेशन यानी जो बात जो हमें पढ़ाना है, जो टॉपिक पढ़ाना है उसको प्रस्तुत करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? संप्रेषण कौशल की। तीसरा लिखिए मूल्यांकन, मूल्यांकन कौशल के लिए। मूल्यांकन दो तरह से होता है, लिखित या मौखिक। मौखिक अगर आप मूल्यांकन कर रहे हैं तो उसमें बच्चों से देखिए आप सवाल पूछेंगे तो प्रभावी होना चाहिए, आपके सवाल अच्छे होने चाहिए। लिखित में करें उसमें बच्चे की भाषा शैली लिखित में भी होनी चाहिए। और लिखिए चौथा पॉइंट लिखिए शिक्षण शास्त्रीय पेडागोजी, शिक्षण शास्त्रीय कौशल का उपयोग करने के लिए। शिक्षण शास्त्र के कौशल क्या काम आते हैं? देखिए विषय वस्तु का विश्लेषण करना, विषय वस्तु का नियोजन करना, जिसे हम कहते हैं प्लानिंग, विषय वस्तु को प्रस्तुत करना, ये सब किसमें आता है? पेडागोजी में आता है। तो देखिए बिल्कुल समझ में नहीं आए तो विषय वस्तु का विश्लेषण, विषय वस्तु का नियोजन, विषय वस्तु का विश्लेषण, विषय वस्तु का नियोजन, विषय वस्तु का संगठन ऑर्गेनाइजेशन, विषय वस्तु का विश्लेषण एनालिसिस, फिर मैंने बोला नियोजन, विषय वस्तु का नियोजन, फिर विषय वस्तु का संगठन यानी उसकी व्यवस्था करना। अब आप देखिए एक एग्जांपल में हम देखते हैं इस चीज को, शिक्षण की अवस्था कि किस तरह से संप्रेषण कौशल की आवश्यकता पड़ती है। शिक्षण की अवस्था, स्टेज ऑफ टीचिंग। कितनी अवस्थाओं में बांटा गया टीचिंग को? 3 देखिए स्टेज में डिवाइड किया गया है। 3 कौन कौन सी है? प्री स्टेज ऑफ टीचिंग, इंटरैक्टिव स्टेज ऑफ टीचिंग, पोस्ट स्टेज ऑफ टीचिंग। 3 अवस्थाएं होती है। शिक्षण पूर्व की अवस्था, शिक्षण पूर्व अवस्था, अंतःक्रिया की अवस्था, इंटरैक्टिव, और तीसरी होती है पोस्ट स्टेज ऑफ टीचिंग, शिक्षण पश्चात की अवस्था, शिक्षण पश्चात अवस्था। कितनी स्टेज होगी? 3। प्री स्टेज, इंटरैक्टिव स्टेज, पोस्ट स्टेज। नाम से ही पता लगा पढ़ाने से पूर्व की तैयारी। इंटरैक्टिव पढ़ाए जाने वाला समय कक्षा कक्ष में, और पढ़ाने के बाद 3 चीजें होती हैं देखिए, प्री, इंटरैक्टिव और पोस्ट। प्री में देखिए इसको हम कहते हैं शिक्षण पूर्व की तैयारी भी कहते हैं, शिक्षण पूर्व तैयारी की अवस्था या प्लानिंग की अवस्था भी कहते हैं। नियोजन करने की, पढ़ाने से पहले शिक्षक द्वारा जो तैयारी की जाती है उसी को हम क्या कहते हैं? शिक्षण पूर्व की तैयारी। क्या तैयारी करता है? आप पहली बार लेसन देने स्कूल से क्या तैयारी बताओ आप? लेसन प्लान तैयार किया, उसमें क्या काम किया था? सबसे पहले हम करते हैं उद्देश्यों का निर्धारण। क्या करते हैं? उद्देश्यों का निर्धारण। फिर देखिए कौन सी विधि से पढ़ाना है, विधि का चयन,
कौन सी सामग्री काम में लेनी है, टीएलएम का चयन, टीचिंग लर्निंग मटेरियल का चयन करते हैं हम। फिर जो पढ़ा गया उसका हम क्या करेंगे, मूल्यांकन कौन सी विधि से, लिखित, मौखिक या प्रायोगिक कोई भी विधि काम में लेते हैं, तो मूल्यांकन विधि का चयन, ये काम है प्री स्टेज ऑफ टीचिंग। सारी तैयारी करके आता है। अब देखिए टीचर तैयारी के साथ काम हो जाता है कक्षा कक्ष में। कक्षा कक्ष में जैसे टीचर आएगा तो यहाँ अंतर क्रिया होती है टीचर और स्टूडेंट के बीच में। ये काम कौन करेगा, अगला टीचर। लेकिन यहाँ क्या होगी, जैसे ही क्लास में टीचर आएगा तो कक्षा के आकार को देखेगा कितना बड़ा है, उसके अकॉर्डिंग देखिए वो पढ़ाना शुरू करेगा, आकार छोटा है या बड़ा है उसकी अनुभूति करता है। प्रत्यक्ष रूप से पहली बार दर्शन होते हैं उसके क्लास में आने पर कक्षा कैसी है, और अपनी विषय वस्तु को क्या करेगा, प्रस्तुत करता है। तो विषय वस्तु का क्या करना, प्रस्तुतिकरण। यहाँ होता है देखिए अंतर क्रिया या विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण, विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण। ये प्रस्तुतिकरण तभी प्रभावी होगा जब संप्रेषण कौशल का ज्ञान होगा उसको, अन्यथा ये प्रस्तुतिकरण प्रभावी नहीं होगा। यही पर क्या करता है, फीडबैक, पुनर्बलन की कहानी चलती रहती है, बच्चों से पूछता रहता है, पढ़ाता रहता है, दोनों के बीच में अंतर क्रिया। अब देखिए चैप्टर खत्म हो जाता है, उसके बाद आता है लास्ट स्टेज। जिन उद्देश्यों का निर्धारण किया था उन उद्देश्यों को हम कौन सी विधि से, जिस विधि का हमने चयन किया था उसके आधार पर क्या करेंगे, यहाँ पर मूल्यांकन करते हैं। चयनित विधि द्वारा मूल्यांकन करना, शिक्षण उद्देश्यों का चयनित विधि द्वारा मूल्यांकन करना, यानी उन उद्देश्यों की प्राप्ति हुई या नहीं हुई। यहाँ पर भी देखिए संप्रेषण कौशल चाहिए कि मूल्यांकन लिखित करेगा या मौखिक करेगा या प्रायोगिक करेगा। तो ये पूरी अवस्था में हमें जरूरत किसकी पड़ती है, कम्युनिकेशन स्किल की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण है संप्रेषण कौशल। तीनों अवस्थाओं में जरूरत है। क्या क्या पढ़ा हमने संप्रेषण में याद है, दो दिन से पढ़ रहे हैं। अर्थ पढ़ा, परिभाषा पढ़ी, प्रक्रिया पढ़ी, उसके अलावा उसके प्रकार पढ़े, उसके माध्यम पढ़े, उसके बाद इसके सिद्धांत पढ़े, फिर बाधाएं पढ़ी, और फिर आया हमारे मूल टॉपिक पर। अभी भी दो चीजें और रह जाती हैं, छोटी छोटी वहां से सवाल कभी पूछ लिया जाता है हमने। एक शब्दावली चलती है साइबरनेटिक डिजाइन, सुना है कभी, साइबरनेटिक डिजाइन, एक तो ये शब्दावली, और एक आता है संप्रेषण के, यहाँ कहते हैं संचार के कुछ मॉडल है, उनमें से एक मॉडल पूछा जाता है फ्लैंडर्स का। तो कुछ इंपोर्टेंट मॉडल है, उनके बारे में थोड़ा परिचय कर लेते हैं कि कई बार वो नाम दे देता है कौन सा मॉडल किसने दिया। तो हमारे देखिए मैंने आपको पहले कहा था कि इसकी डेप्थ बहुत ज्यादा होती जा रही है, क्यों हो रही है, सवाल बहुत ज्यादा। आज पेपर में लेके सारे कौन कौन से सवाल पूछे गए थे उनकी हम चर्चा करेंगे, कैसे पूछे जाते हैं। चलो लिख लीजिए संप्रेषण मॉडल, कुछ मॉडल है इसमें संप्रेषण मॉडल। कई बार हम इसे संप्रेषण के सिद्धांत भी कहते हैं मॉडल। सबसे प्राचीनतम मॉडल अरस्तू का है, अरस्तू का संप्रेषण मॉडल। हमारे में सबसे पुराना मॉडल अरस्तू का। अरस्तू ने क्या बताया, उन्होंने कहा दो तत्व होते हैं संप्रेषण में, एक तो होता है कौन, वक्ता, एक वक्ता है तो दूसरा कौन होगा, श्रोता, और दोनों के बीच में संवाद होता है, अंतःक्रिया होती है, विचारों का आदान प्रदान होता है, अर्थात दोनों के बीच में क्या होती है, अंतःक्रिया होती है। इसे अंतःक्रिया को संप्रेषण कहते हैं। कौन कहता था, अरस्तू के समय जो ये संवाद हुआ करते थे आध्यात्मिक संवाद होते थे उस समय, वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता था, विचारों का आदान प्रदान किया जाता था। क्या क्या होना चाहिए, एक वक्ता और एक श्रोता, ये मॉडल है। मैंने कहा दो लाइन पढ़नी है ज्यादा नहीं पढ़ना है, तो नंबर एक कौन सा है, अरस्तू का संप्रेषण मॉडल। देखो इसमें कुछ भी बताइए, एक वक्ता और एक श्रोता, यानी स्पीकर दूसरा लिसनर, दोनों के बीच में क्या होती है, परस्पर क्रिया। कौन सी क्रिया, इंटरैक्टिव अंतःक्रिया। देखो संप्रेषण का सबसे प्राचीनतम मॉडल है, संप्रेषण का सबसे प्राचीनतम मॉडल है, सबसे प्राचीनतम मॉडल है। इस मॉडल के अंतर्गत, इस मॉडल के अंतर्गत वक्ता व श्रोता के मध्य, इस मॉडल के अंतर्गत वक्ता व श्रोता के मध्य अंतःक्रिया होती है, अंतःक्रिया होती है। दूसरा मॉडल देखिए हेराल्ड लॉसवेल का, इनके मॉडल को कहा जाता है मौखिक या शाब्दिक मॉडल, यानी इन्होंने देखिए अपने मॉडल में कुछ मौखिक प्रश्नों की बात की। इस मॉडल में ये कहा गया कौन क्या कैसे किस माध्यम किसको संदेश देना है, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, और उसी मॉडल को देने वाले कौन थे, हेराल्ड लॉसवेल। तो एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा, मौखिक प्रश्नों पर आधारित मॉडल किसने दिया, हेराल्ड लॉसवेल। तो लिखो आप इसमें निकालिए हेराल्ड लॉसवेल मॉडल। यह मॉडल मौखिक प्रश्नों पर आधारित है, मौखिक प्रश्नों पर आधारित है, अर्थात इसमें संप्रेषण, अर्थात इसमें संप्रेषण प्रश्नों के द्वारा होता है, प्रश्नों के द्वारा होता है। उसके बाद देखिए अगला जो मॉडल आता है डेविड बार्लो का मॉडल। देखिए धीरे धीरे हम जैसे मॉडल की ओर बढ़ रहे हैं वैसे वैसे इंपॉर्टेंट आते जा रहे हैं परीक्षा की दृष्टि से। जैसे डेविड बार्लो का मॉडल, इस मॉडल को देखिए तथ्यात्मक प्रक्रिया का मॉडल भी कहा जाता है, डायनेमिक प्रोसेस, तथ्यात्मक प्रक्रिया का मॉडल, तथ्यात्मक प्रक्रिया का मॉडल भी कहा जाता है, तथ्यात्मक प्रक्रिया का मॉडल भी कहा जाता है। दूसरा इसका नाम है SMCR मॉडल भी कहा जाता है। ये क्या है, SMCR पूरा नाम पूछा जा सकता है। चार शब्द हैं इसमें देखिए, S का मतलब होता है सेंटर, S का मतलब क्या है सेंटर, M का मतलब है मैसेज, और C का मतलब है चैनल, और R का मतलब है रिसीवर। इनमें कहीं तो सेंटर कौन है, प्रेषक, मैसेज को हम कहते हैं संदेश, और चैनल को कहते हैं माध्यम, और रिसीवर कौन है, प्रापक। तो इन्होंने देखिए जो बताया था इन चार तत्वों के मध्य संप्रेषण प्रक्रिया घटती रहती है, डायनेमिक बदलती रहती है इन चारों के बीच में प्रक्रिया। डायनेमिक यहाँ कहते हैं परिवर्तन होती रहे, उसको क्या कहते हैं डायनेमिक। केवल इन मॉडलों की गहराई नहीं पता, बहुत बड़ी डिटेल से हमें बोलनी पड़ती है, हमें तो केवल क्या पता है कि कौन सा मॉडल किसने दिया, मूल बात क्या थी उसकी। ना पूछा जा सकता है तथ्यात्मक प्रक्रिया का मॉडल किसने दिया, SMCR मॉडल किसने दिया, या इनका पूरा नाम पूछा जा सकता है। लास्ट देखिए अपने इसमें जो मॉडल आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक मॉडल है जिसके बारे में सवाल पूछे गए हैं कई बार, अंतःक्रिया विश्लेषण का मॉडल। नहीं लिखा, लास्ट मॉडल के अंतःक्रिया इंटरैक्टिव विश्लेषण प्रणाली का मॉडल। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा, अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली का मॉडल, इंटरैक्टिव एनालिसिस सिस्टम। इसमें क्या था, यूएसए का एक राज्य मिनीसोटा, और उस राज्य के अंदर एक यूनिवर्सिटी है मिनीसोटा। जैसे हमारे भारत में कौन सा राज्य, राजस्थान, राजस्थान में कौन सी यूनिवर्सिटी, राजस्थान। ऐसे ही राज्यों के नाम पर क्या होता है यूनिवर्सिटियों का नाम। तो मिनीसोटा विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे नेड ए फ्लैंडर्स। तो देखिए उनके द्वारा ये मॉडल दिया गया। सबसे पहले हम लिखते हैं प्रतीक बाधक,
कौन है इसके प्रतिपादक? नेट ए फ्लैंडर्स। कौन थे ये? मिनीसोटा विश्वविद्यालय में प्रोफेसर। विश्वविद्यालय कहां पे है ये? यूएसए। कब दिया गया ये मॉडल? 1959 में, 1959 में दिया गया था ये मॉडल के बाद। क्या दिया था इस मॉडल में? कक्षा के व्यवहार पर दिया गया था। कक्षा में जो होने वाला शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच जो व्यवहार है उसको एनालिसिस करके बताया था वो। और कक्षा में जो होने वाला जो व्यवहार हम यहाँ लिखते हैं कक्षा कक्ष में होने वाला शाब्दिक व्यवहार, कक्षा कक्ष में होने वाला शाब्दिक व्यवहार का विश्लेषण किया। शाब्दिक व्यवहार को 10 वर्गों में विभक्त किया। कितने वर्गों में बांटा इसको? 10 वर्गों में। कैसे? देखिए यहाँ लिखते हैं शाब्दिक व्यवहार यानी शब्दों के माध्यम से। शाब्दिक व्यवहार का मतलब बातचीत बच्चों और शिक्षक के बीच। शाब्दिक व्यवहार के 10 वर्ग कौन कौन से थे? देखिए, शिक्षक कथन कितनी बार बोलेगा टीचर? यहाँ 7 बार। शिक्षक कथन कितने थे? 7। शिक्षार्थी कथन यानी बच्चों ने कितनी बार बोला? शिक्षार्थी तो कितने हो गए? 9। और एक दिया था मौन रहना, चुप। उस व्यवहार का भी अध्ययन किया है उन्होंने। कक्षा कक्ष में ना तो शिक्षक बोलता और ना बच्चे बोलते, उस समय के व्यवहार को भी एनालिसिस किया है। टोटल कितने हो गए? 10। तो शाब्दिक व्यवहार के कितने वर्ग हैं? 10 वर्ग हैं। देखिए, और इसी व्यवहार का उन्होंने अध्ययन किया। उसी अध्ययन को हम कहते हैं फ्लेंडर का अंतःक्रिया विश्लेषण मॉडल के नाम से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आया हुआ है, बार-बार आता रहता है। मोस्ट लिख लेना इसको, बार-बार मैं बोल रहा हूं इस चीज को। अंतःक्रिया विश्लेषण मॉडल किसका है? नेट ए फ्लेंडर। कौन सी यूनिवर्सिटी के थे? कहां पर है ये? कब किया ये? कितने वर्गों में विभक्त है ये? शिक्षक के कितने कथन है और शिक्षार्थी के कौन? ये तो था। एक शब्दावली और आती है, एक बार पूछ लिया जाता है, मैंने बोला भी था, साइबरनेटिक डिजाइन। ये शब्दावली क्या है? ये शब्द जानेंगे, ये लिख लो आप। बता दिया सब? चलो शब्द को लिख लें। लिखा भी एक शब्द साइबरनेटिक्स डिजाइन। सुना है कभी? हिंदी में पता क्या कहते हैं इसको? संप्रेषण नियंत्रण प्रारूप, यानी संप्रेषण को नियंत्रण करने का एक डिजाइन है प्रारूप। सबसे पहले ये शब्दावली दी किसने थी? 1948 में, 48। और देने वाले देखिए यहाँ पर थे नॉबर्ट विनर। इनके द्वारा दिया गया ये शब्द। और क्या बताया इन्होंने इस प्रणाली के माध्यम से किस तरह से हम कोई भी सिस्टम हो, कोई भी एप्रोच हो, उसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। स्वयं संचालित स्वयं नियंत्रित प्रणाली दी थी इन्होंने। और उसमें क्या था? वह प्रणाली जिसमें 3 चीजें हो, इनपुट, दूसरा शब्द कौन सा है? प्रोसेस, और तीसरा कौन सा है? आउटपुट। इन 3 शब्दों के साथ चौथा एक शब्द आता फीडबैक। ऐसी प्रणाली को कहा जाता है जिसमें इनपुट प्रोसेस आउटपुट हो, उस प्रणाली को हम कहते हैं साइबरनेटिक डिजाइन। इस डिजाइन को कोई भी काम करें आप, उस काम के अंदर 3 चरणों को अपना, इनपुट प्रोसेस और आउटपुट, और बाद में उसका क्या लें आप? फीडबैक लें। ऐसी प्रणाली को कहा जाता है साइबरनेटिक डिजाइन। यही है इसका प्लान, जो स्वयं नियंत्रित और स्वयं संचालित हो। तो देखिए साइबरनेटिक प्रणाली के तत्व कितने होते हैं? इनपुट प्रोसेस आउटपुट, 3 बताइए। फीडबैक तो क्या है? हम पता लगाते हैं कि हम सफल हुए या असफल हुए। साइबरनेटिक्स डिजाइन हिंदी में नाम है संप्रेषण नियंत्रण प्रारूप। किसने दिया ये शब्द? 1948 में रॉबर्ट विनर द्वारा दिया गया। ये एक लाइन लिखो इसके अंदर में। यह प्रणाली स्वयं संचालित व स्वयं नियंत्रित होती है। स्वयं संचालित व स्वयं नियंत्रित होती है। सेकंड ऑटो स्टार्ट और सेल्फ कंट्रोल। इस प्रणाली के 3 तत्व बताए गए हैं। इस प्रणाली के 3 तत्व बताए गए हैं। कितने तत्व बताए गए हैं? 3 तत्व बताए गए हैं। और इस तरह से हमारा टॉपिक क्या हो जाता है? समाप्त धीरे धीरे करके देखिए। कुछ पिछली बार जो पेपर में उसमें सवाल आए थे, अब तैयार हो जाओ हल करने के लिए। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है पेपर्स में पूछे गए, वो भी मैंने कहा आपसे फ्री स्टाइल में काम करना है ना? कितना रिकॉल हो पाता है? अभी बनाया अभी, यदि आप हल नहीं कर पाए समझ में, मुझे पता चलेगा आपको कितना सीख पाते हैं। पहले सवाल आया होम साइंस में, क्वेश्चन नंबर 6 था होम साइंस में। पता क्या पूछा था? निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण में बाह्य बाधक तत्व का उदाहरण है? यानी बाह्य बाधा कौन सी है? ऑप्शन 1 भाषा, ऑप्शन 2 अवबोध, ऑप्शन 3 पृष्ठभूमि, ऑप्शन 4 भौतिक। चलो आगे चलते हैं, ऐसे बोलते हैं जोर से। कथन और डिस्कस वाले आते हैं ना, उसमें दिया था कथन 1, संचार के बिना कोई संगठन नहीं हो सकता। जैसे कोचिंग संगठन है या कम्युनिकेशन नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा? स्कूल में कम्युनिकेशन नहीं होगा, आपस में हो जाओ, चल जाएगा संगठन? तो संप्रेषण। चलो दूसरा दिया था आर में क्या लिखा है? संचार की प्रक्रिया ऊर्ध्वगामी व अधोगामी होती है। दोनों बातें कैसी हैं? सही है। लेकिन ए आर की व्याख्या करता है या नहीं? व्याख्या नहीं करता, दोनों सही है। ये आंसर था। इसमें आया था पब्लिक में। पब्लिक में देखिए एक सवाल और आया, देखिए इसमें 2 सवाल आए थे पब्लिक कम्युनिकेशन से। इसमें पूछा गया संप्रेषण प्रक्रिया को सही क्रम से बताओ। तो बताओ, कैसे बता दो? सबसे पहले क्या था? सेंडर था ना। उसके बाद दूसरा क्या बताया? मैसेज, ठीक है। तीसरा मध्यम 2 तरह के बताए मैंने, एनकोडिंग डिकोडिंग। एनकोडिंग, उसके बाद रिसीवर, उसके बाद ये सवाल था। देखिए अब आपको देखो पब्लिक में कितने पूछे? टॉपिक से 2 क्वेश्चन पूछे हैं। केमिस्ट्री में आया एक सवाल, उसमें आया था संप्रेषण की विशेषता नहीं है। ऑप्शन 1 डायनेमिक गतिशील है, दूसरा कंटीन्यूअस, तीसरा इंटरैक्टिव अंतःक्रिया जिसको, चौथा उत्क्रमणीय रिवर्स नहीं होता इसमें। चलो आगे चलते हैं। एक और आया देखिए, जनसंचार या मास कम्युनिकेशन का माध्यम है। ऑप्शन ए आकाशवाणी, ऑप्शन बी दूरदर्शन, ऑप्शन सी इंटरनेट, ऑप्शन डी उपग्रह सभी। चलो ठीक है। अगला सवाल देखिए, हिंदी में आया था ये। हिंदी में तो आया था जनसंचार वाला, दूसरा एक और आया। हिंदी के एग्जाम में पूछा संप्रेषण प्रक्रिया का प्रथम तत्व है। अब प्रथम तत्व ऑप्शन के अनुसार पहचानिए। ऑप्शन में से पहले कौन है? ऑप्शन नंबर 1 जनसंचार, ऑप्शन 2 सेंडर, ऑप्शन 3 रिसीवर, ऑप्शन 4 चैनल। चलो हिंदी वाले आंसर आए होंगे। और एक आंसर सुना, म्यूजिक में आया था ये। है कोई म्यूजिक वाला? चलो है। अरे गाने वाले सुनेंगे हम? हां तो बता दो है या नहीं? चलो देखिए क्या पूछा गया था? निम्नलिखित में से कौन सा शाब्दिक संप्रेषण का उदाहरण है? जैसे ही शाब्दिक बोला जाएगा पूरा कंसेप्ट आना चाहिए माइंड में। शाब्दिक को क्या कहते हैं? वर्बल। चलो अब देखो, ऑप्शन ए अनुमति देने के लिए सिर हिलाना। सिर हिलाना किसमें है? शाब्दिक। फिर देखिए विद्यार्थी की सीट के समीप जाना। फिर देखा है शांत करने के लिए होठों पर उंगली रखना। फिर देखा रेडियो कार्यक्रम सुनना। शाब्दिक है रेडियो कार्यक्रम सुनना। चलो संचार का मूल कार्य नहीं है, एग्रीकल्चर में आया था। संचार का मूल कार्य नहीं है सूचना देना,
मूल्यांकन करना, आज्ञा देना और प्रभाव। सूचना देते हैं नहीं देते? आज्ञा का मतलब निर्देश देना, डायरेक्शन लिखा हुआ है इंग्लिश में। देते हैं नहीं? फिर दे रखा है इवोल्यूशन और एक दे रखा है प्रभाव। अब दो बचे आपके पास, प्रभाव और मूल्यांकन में से एक को चुनना है। ऐसी स्थिति हो जाती है पेपर में, दो में से कोई एक। बताओ क्या होगा? तो सबसे अच्छा प्रभाव नहीं जमा देना होता है नहीं होता इसकी विशेषताओं में। अच्छा मूल्यांकन सब लिखा है क्या मैंने इसकी विशेषताओं में? तो बताओ प्रभाव होता है मूल्यांकन। सोचो थोड़ी देर बाद बता देना। और देखिए सवाल है, मैं हिंदी में टाइप था। अब देखिए क्वेश्चन और देखिए, गैर भाषाई संचार में शामिल नहीं है, तो तुरंत माइंड में आनी चाहिए गैर भाषाई। इंग्लिश में क्या कहते हैं? नॉन वर्बल में शामिल नहीं है। ऑप्शन ए इशारे, ध्वनि प्रतीक, हाँ हूं करना क्या कहते हैं? अच्छा चेहरे के भाव और लास्ट है शब्द। शब्द नहीं होते, शब्द तो कैसे वर्बल है। ये आया था पंजाबी में, इसमें आया था पंजाबी में। एक आया है संस्कृत शिक्षा में हिंदी। संस्कृत शिक्षा में हिंदी में एक परिभाषा पूछी गई है और मैंने आपको एक परिभाषा लिखवाई थी किसकी? एडिटर डेल की। वही परिभाषा है जिसमें एडिटर डेल का क्या हो जाता है और आज सही करेंगे उसके मूल टॉपिक। आज एडिटर डेल को पढ़ेंगे, अगला टॉपिक है। अच्छा एक सवाल आया, मनोवैज्ञानिक बाधा की श्रेणी में आता है। ऑप्शन ए गलत उच्चारण, ये किसमें आता है? भाषा में आता है ये तो। अच्छा पूर्व अधिगम, पहले का पढ़ा हुआ। अच्छा तीसरा अगला है खराब स्वास्थ्य, स्वास्थ्य किसमें आता है? भौतिक। और चौथा ऑप्शन है अपूर्ण जिज्ञासाएं, ये आया था हिंदी और एजुकेशन पॉलिसी संस्कृत। इस तरह से देखिए कुछ मैंने करेक्शन किए थे। इसके अलावा ये तो पेपर 2022 के ही, इनमें से दो तीन पेपर मैंने दिए थे, उनमें कुछ सवाल आए होंगे। आए थे कम्युनिकेशन से संबंधित नहीं था? चलो होंगे तो बात करेंगे। अब देखिए आप जो सवाल बनाए गए कहां से बनाए गए, इससे पहले अगर आप देखोगे 4 पेपर हो चुके हैं। एक 18 में हुआ था, एक 11 में हुआ था, एक होता 16 में 15 में से। मुझे याद नहीं था उनके पेपरों में भी देखिए ये क्वेश्चन आए हुए हैं। मैं बार-बार कह रहा हूं पहले कम से कम ऐसी कोई किताब खरीद लो बाजार में जिसमें पुराने पेपरों का विश्लेषण किया हो, ताकि हमारे कम से कम क्या हो जाए, कलेक्शन तो हो जाएगी, सवाल कैसे पूछे जाते हैं। हां जी, देखिए मैंने आपको बता दिया जो सवाल आए हैं। अब आप देखिए एक व्यक्ति कैसे किताब लिखता है मुझे तो आती नहीं है, रीजनिंग तो आती नहीं है, उनके पेपरों को कैसे एनालिसिस किया जाएगा, मनोविज्ञान तो आता ही नहीं है, उसके पेपरों को कैसे किया जाएगा। इसके बहुत सारे पब्लिकेशन निकालते हैं ऐसी किताबें। पिछली परीक्षा से पहले आई थी दिशा पब्लिकेशन की किताब, लेकिन अभी तक ऐसी मेरी जानकारी में कोई किताब नहीं है जिसने 2022 के पेपर्स का विश्लेषण कर दिया हो। अभी नहीं है ऐसी। और आ जाए तो खरीद लेना कोई सी भी, बाजार में आप जाते हो वहां 50 प्रकार की किताबें मिलेंगी, आप देख लेना कोई सी। लेकिन ये जो क्वेश्चन है पहले वो वाले, ये टॉपिक वाले मैं आपको देखूंगा बहुत सारा मैंने एनालिसिस कर दिया है।